अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 42। हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ। Benzene react with chlorine gas to form chlorobenzene. This reaction can be described as reaction between benzene molecule and Cl positive electrophile. ठीक है? The Cl positive ion are formed by adding a suitable catalyst to the chlorine gas. Name or formula of the catalyst. AlCl3 beta. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में हेलोजिनेशन में आपने किया है। द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। ठीक है, आपको वो मैकेनिज्म दिया हुआ उसने खुद ही। द मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is represented by X in diagram 1. State where this pair of electron is before step 1 takes place. और फिर बोल रहा है आफ्टर। ओके, बिफोर और आफ्टर बोल रहा है, इसमें फर्क क्या है? नंबर 1। ठीक है, दोबारा देखिए। द मूवमेंट ऑफ अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इन डायग्राम 2। स्टेट वेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर और आफ्टर। 4 मार्क्स का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दे दिया आपको। मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड याद दिलाऊं जो हमने अपने लेक्चर्स में किया था। याद दिलाता हूं, जरा देखिएगा बेटा। देखो, अभी समझ में आ जाएगी बात। ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं और ये कोई एक्स है, तो ये इधर आया। अब जरा देखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। लुक एट हियर, लुक एट हियर बेटा। अब यहाँ आया कोई एच और इधर आ गया ऐसे बेटा। ठीक है, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जरा बात को समझिएगा। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बिफोर कहाँ था? पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, डीलोकलाइज सिस्टम के अंदर। बाद में कहाँ आ गया? कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में। एक बात। दूसरी बात, अब देखें, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। दोबारा देखिएगा, लुक एट हियर। ये देखें बेटा, वापस से डीलोकलाइज्ड सिस्टम में चला गया और H प्लस आयन बाहर निकल गया। तो बिफोर ये रहा, आफ्टर ये रहा। अब बात को समराइज कर ले। ये जो X है, X, ये पहले कहां था? डीलोकलाइज सिस्टम में था पेयर। बाद में कहां चला गया? कार्बन और क्लोरीन के बीच में आ गया। वाई? पहले कहां था? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पेयर था। बाद में कहां चला गया? डीलोकलाइज सिस्टम में चला गया। अब आपको उसका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एक स्टेप, एक एक इलेक्ट्रॉन बड़ी डिटेल से बताया। तो अगर आपको भूल गया हो, आप वापस से रिवाइज कीजिएगा उसको। तो स्टेट द स्टेप 1 की बात करें। ठीक है, तो बिफोर कहां था? ये इन डी लोकलाइज्ड सिस्टम में था। आफ्टर कहां चला गया? डीलोकलाइज्ड सिस्टम। आफ्टर कहां चला गया? तो बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन चला गया। अब आ जाओ वाई के लिए, इसके पूछ रहा है। तो पहले कहां था? बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन था, पेयर इनके बीच में था। आफ्टर कहां चला गया? इन डीलोकलाइज्ड
सिस्टम में चला गया बेटा। हो गई बात खत्म। देर आर 6 कार्बन एटम इन डायग्राम 6, डायग्राम 2 ये रहा, डायग्राम 2 ये रहा, ये रहा डायग्राम 2। ठीक है, मैंने बना भी दिया, तो मैं इसे थोड़ा सा आसान कर दूं। लुक एट हियर, ये ले बेटा डायग्राम 2 को। ये आ गया डायग्राम 2। अब क्या बोल रही है, 6 कार्बन एटम है, ठीक है। स्टेट हाउ मेनी ऑफ दीज कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो बेटा sp तो कोई नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो था ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। अब sp2 और sp3 देखिएगा तो वो सिंपल सी बात है। ये जो डीलोकलाइज सिस्टम है आपका, सही है, ये इधर आएगा इधर आएगा, तो सिवाय इसके, इसे गौर से देखिएगा, इसमें कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड्स विद जीरो लोन पेयर, चारों सिग्मा बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स विद जीरो लोन पेयर टेट्राहीड्रल हो गया। और हाइब्रिडेशन कौन सी हो जाएगी, sp3। बाकी सब के सब देखें आप बेटा, किसी में भी 4 बॉन्ड्स नहीं है अलग इंडिविजुअली, ठीक है। तो आप कहेंगे कि sp2 5 हो गए, और वो जो एक है जिसके साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन लगे हुए, वो एक sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, दैट्स इट। आगे देखो, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड क्लोरीन। तो बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो C6H5Cl बनाएगा, और साथ में बना लेगा HCl, ठीक है। द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हमें पता है। बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट फॉर्मूला इन द गैप्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इज Cl पॉजिटिव एंड डैश एटम। जो दूसरा एटम होगा, जो आपका ड्यूरिंग द वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होगा, उसमें आपका जो अटैक होगा वो किसका होता है, Cl पॉजिटिव का, ठीक है। एंड डैश एटम इन बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड। क्या चीज सब्स्टिट्यूट होती है, बेंजीन से बाहर निकलती है, ये मैंने अभी आपको अलग से भी बताया, ये निकलता है। तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। इन बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय डैश। सब्स्टिट्यूट किसने किया बेटा, इसको क्लोरीन एटम ने सब्स्टिट्यूट किया। तो बेंजीन में से एक H हटा और एक Cl लग गया। आगे क्या बोलता है, क्लोरोईथेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोबेंजीन डज नॉट। ये ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का सवाल दे दिया उसने, ठीक है। क्लोरोईथेन का मतलब CH3CH2Cl, और क्लोरोबेंजीन का मतलब बेटा कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्या लगाओ, क्लोरीन। तो ये रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन करता है क्योंकि इसके p ऑर्बिटल डीलोकलाइज सिस्टम के साथ ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आगे देखिए, नेम द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्ट ऑफ द रिएक्शन क्लोरोईथेन अंडरगोज विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी, और अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैकेनिज्म का नाम हो जाएगा SN रिएक्शन। एंड आइडेंटिफाई द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म। तो बेटा अगर आप इस क्लोरोईथेन को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट या रिफ्लक्स कर देंगे तो Cl हटेगा और OH लग जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, इथेनॉल। दैट्स इट। आगे देखें, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोईथेन एंड क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रो, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का सवाल है, दोबारा से पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ नहीं होता, इसके साथ रिएक्शन हो जाता है। तो आप लिख दें बेटा कि P orbital of chlorine overlaps with
pi electron system of benzene, hence bond becomes stronger in chlorobenzene. Then which bond? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। कहता है द अमाइनो एसिड सीरीन, ठीक है, एग्जिस्ट इन टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। these optical isomers, isomer P and isomer Q, आपको दिए मैं दो ऑप्टिकल है, Q are shown in figure 8.1, ठीक है। Isomer P and isomer Q have identical physical and chemical properties, ठीक है, with the exceptional two specific properties. One of these two property is their differing effect on plane polarized light. एक clockwise rotate करता है और एक anti clockwise rotate करता है. State the other property by which they differ. तो आपको याद होगा बेटा कि जैसे हमने क्लास में पढ़ा था सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन, और मैंने आपसे कहा था कि सिस प्लेटिन जो होता है वो एंटी कैंसर ड्रग होता है, तो इनकी जो ड्रग एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलावा इन आइसोमर में कोई डिफरेंस होता है, तो हाँ, इनकी जो ड्रग एक्टिविटी होती है, जिसे आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, तो डिफरेंट होती है, ठीक है। ड्रग एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, किसके अलावा? पीपीएल को रोटेट करने के अलावा। अ सॉल्यूशन ऑफ pure isomer P of a particular concentration rotates plane polarized light by 5 डिग्री in clockwise direction। यानी ये जो P है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज कर रहा है, इसका मतलब है ये लीवो होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सही है। उसके बाद बोल रहा है डिस्क्राइब हाउ द सॉल्यूशन ऑफ प्योर आइसोमर Q ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दो, सही है। तो आप लिखेंगे PPL rotated by 5.0 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। बस यही फर्क होगा ना, उसने ऊपर वैसे लिख भी दिया है, दो ही चीजों का फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम होता है। तो अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एक के लिए क्या लिखोगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। State another term in addition to stereoisomer, optical isomer, non-superimposable mirror images, which can be used to describe this pair of chiral compound, isomer P and isomer Q. Enantiomer beta. Optical isomers which are non-superimposable mirror images are called enantiomer. तो आप इन्हें enantiomers भी कह सकते हैं। आ गया हो? Give the term used to describe the mixture containing amount of P and Q, equal amount of P, यानी 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो रोटेटरी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बेटा। ठीक है। Describe one way in which single pure optical isomer of serine can be produced instead of making the mixture। यानी कोई एक आइसोमर चाहिए, जाहिर बात है हम वो, और जो है ना उसमें मिक्सर में P और Q दोनों ना मिले। मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ P मिले, मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ Q मिले, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ,
सही है, क्यों कर सकता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊंगा, पहले पहले जरा जवाब सुन लो। अ कायरल कैटलिस्ट इज यूज्ड, अ कायरल कैटलिस्ट इज यूज्ड, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंजाइम की। अब अगर आपको सीरीन का एक स्पेसिफिक आइसोमर चाहिए, पी और क्यू दोनों नहीं चाहिए, एक चाहिए, तो आपको याद होगा बेटा कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो एक ही तरह का काम कर सकते हैं, एक ही तरह की चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके रिएक्टिव साइट्स की वजह से दे कैन बाइंड विद एंड दे कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। और ये अमाइनो एसिड्स वगैरह ये सब कुछ जाहिर बात है, आप ये पूरा प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, सही है। तो कायरल कैटलिस्ट बेसिकली किसे कहते हैं, एंजाइम्स को। और एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। तो जो चीज़ स्पेसिफिक इन नेचर होगी, एक ही काम करती होगी, उसी के जरिए से आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एक स्पेसिफिक कंपाउंड बना सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अ कायरल कैटलिस्ट इज यूज। और जितने भी आपके एंजाइम होते हैं वो सारे अमाइनो एसिड से ही बनते हैं ना बेटा, और उन सब के सब क्या होते हैं, एंजाइम्स कायरल होते हैं बेटा। ये इन सब के अंदर कोई ना कोई कायरल एटम होता है। इसीलिए आपको यूज करना चाहिए एक ऐसा कैटलिस्ट जिसे आप एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम को आप अगर एंजाइम्स को इन अदर वर्ड्स अगर आप सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहें तो एंजाइम्स बेसिकली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कायरल सेंटर वाले होते हैं। आगे आ जाओ, कंप्लीट द टेबल 8.1 टू डिस्क्राइब द peaks seen in proton NMR spectrum of this in D2O। D2O का मतलब ये हो गया कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स के प्रोटॉन्स हैं वो सब डिस्प्लेस हो चुके हैं। अगर मैं इसे यहां बनाऊं जरा देखिएगा, HO, पहले अपनी वर्किंग किया करो, मैं आपको हमेशा कहता हूं CH2 CH NH2 COOH, A बी सी डी और ई, 5 पीक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको D2O में डाल देंगे तो ए वाली नहीं मिलेगी, बी वाली नहीं मिलेगी और ई वाली भी नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ 2 पीक्स मिलेंगी, कौन सी बेटा, सी और डी। क्योंकि बाकी सारी पीक्स ड्यूटीरियम के साथ क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती हैं, लिबाइल प्रोटॉन्स। अब वो क्या बोलता है, D2 में use as many rows in the table 8.1 as you need। We don't need, we just need only 2। Group responsible for the peak क्या होगा बेटा, CH, और ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक CH2 होगा, सिर्फ 2 ही होंगी। अच्छा, नेम ऑफ द स्प्लिटिंग पैटर्न, तो देखो CH के साथ क्या है, CH2, 2 प्रोटॉन है तो पीक कितने में स्प्लिट होगी, 3 में। तो CH की पीक को आप लिखेंगे स्प्लिटिंग पैटर्न में ट्रिपलेट। CH2 को देखें, CH2 की पीक कितने में टूटेगी, डबलेट में। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 1। ये हो गया डबलेट, वी डोंट नीड एनी अदर। एक्सप्लेनेशन देना है स्प्लिटिंग पैटर्न के, तो आप लिखेंगे एडजेसेंट कार्बन एटम हैज 2 protons। और नीचे क्या है, डबलेट में, तो एडजेसेंट कार्बन एटम हैज 1 proton। उसने आपको ना कंफ्यूज करने के लिए बोला है, एज मैनी जितना लिख सकते हो लिखो, बकवास कर रहा है। D2 में डालोगे तो कहां से करेंगे हम। अच्छा, उसके बाद है प्रोलीन। प्रोलाइन इज अ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, द स्केलेटल फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। स्टेट द नंबर ऑफ पीक्स इन द कार्बन 13 NMR। ओके, तो बेटा देख लो, ये हो गया 1, मेरा साथ दीजिएगा तुम, 1, ये 2, ये 3 हो गया, इधर से अलग इधर से अलग है तो ये 4 और ये 5, 5 टाइप के कार्बन होंगे उसमें, दैट्स इट। ग्लूटोमिक एसिड इज a naturally occurring amino acid, ठीक है। skeletal formula of glutamic acid is this, okay। the isoelectric point
pH 3 दे दिया। आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब व्हेन द ज्वीटर आयन फॉर्म या व्हेन अमाइनो एसिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्लस और माइनस बराबर हो, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और पीएच कितनी दी हुई है 3। A sample of glutamic acid is dissolved in solution of pH 1. Okay. A strong alkali is then added until the pH of the mixture reach 14. Oh, यानी आपने पहले उसे स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला 1 pH पे, और फिर उसमें एल्कली डाल के पीएच इंक्रीज करते गए कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑल पॉसिबल आयोनाइज फॉर्म ऑफ द ग्लूटामिक एसिड आर प्रेजेंट एट डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कंप्लीट द बॉक्सेस। देखो बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला लेक्चर याद हो, तो मैंने आपको पूरा पूरा पीएच का वो बताया है पूरा कि इस पीएच पे क्या होगी, एक एक एग्जाम्पल दिए। बस एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है जिसे आप, ठीक है, आईपी कहते हैं या पीआई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है बेटा, इस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से इसकी पीएच जो दी हुई है, एबव पीएच पर डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से बिलो प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है। इतनी सी बात याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में सुकून। अब जैसे फॉर एग्जांपल pH 1 पे 3 से कम है ना, pH 1 लेस देन 3 है, तो प्रोटोनेटेड कर दो, फुली प्रोटोनेटेड। अब ये देखो HO, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको कुछ याद ना आए वापस से लेक्चर रिवाइज कीजिएगा, सही है। इसे प्रोटोनेटेड कर दो, ये हो गया फुली प्रोटोनेटेड। pH 3 का मतलब ज्विटर आयन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो किसी एक तरफ का H हटा दो ताकि नेगेटिव आ जाए, और किसी उसे पॉजिटिव रहने दो, ये नेगेटिव कर दो, और इसे पॉजिटिव कर दो, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया। दैट्स इट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं, जब आपका अमाइनो एसिड या ज्विटर आयन इलेक्ट्रिकली क्या हो, न्यूट्रल हो जाए। अब आ जाओ 9 पे, डी प्रोटोनेट कर, सबके प्रोटॉन हटा दो, हटाओ जरा इसके प्रोटॉन्स हटाओ, ये लो, ये मैंने कर दिया डी प्रोटोनेटेड। इसका भी प्रोटॉन हटा दो, ये लो बेटा, इसका भी प्रोटॉन हटा दो। pH 14 भी इससे ऊपर ही है, दैट्स इट। सबको डी प्रोटोनेट कर दो, एक ही चीज होगी, पता नहीं क्यों 2 दफा पूछी है उसने, बहरहाल। तो अबव 3 पे क्या था, ये डी प्रोटोनेटेड, और बिलो 3 पे क्या था बेटा, प्रोटोनेटेड, ठीक है। इसके साथ ही हमारा बेटा अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 42 एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा बेटा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।